हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 5 की हिंदी की किताब रिमझिम से एक कहानी जिसका शीर्षक है दुनिया की छत। यानी आज हम लोग जानने वाले हैं कि दुनिया की छत कौन सी जगह को बोला जाता है, और कहानी को अच्छी तरह से समझेंगे और जानेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह कौन सी है, सबसे ऊंची जगह पे कौन सा शहर बसा हुआ है, उस शहर के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड सेट प्रिपरेशन, और इसके साथ साथ मेरा सेकंड चैनल जो कि मेरे ही नाम से है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ये सब्सक्राइब इसलिए बोलता हूँ करने के लिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके आपके डिवाइस पे। हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो कहानी है दुनिया की छत। चलो पढ़ते हैं। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। यानी लोक कथा का मतलब होता है कि लोगों की जो कथा होती है किसी समुदाय विशेष की, अगर उनकी कथा को अच्छे से समझना है, किसी भी कहानी को अच्छे से जानना है भी आप लोगों को, तो सबसे पहले हमें उस जगह के बारे में, उसकी जो जलवायु है, यानी वहाँ पे मौसम कैसा रहता है, बरसात कितनी होती है, गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, तो ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और इसी के आधार पर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से रहते हैं, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। इतना ही नहीं, लोगों के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि उस जगह के लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और इसके अलावा संस्कृति कह सकते हैं कि उनका रीति रिवाज क्या है, किस तरह से वो लोग अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी जानकारी अगर हमें होगी तब हम किसी लोक कथा यानी कि किसी भी जगह की कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे लिए ये सब समझना काफी आसान हो जाएगा। कौन कौन सी चीजें? वो जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति। जलवायु मौसम से संबंधित है, रहन सहन उनके रहने का ढंग से है, खाने पीने यानी उनके जो खाने पीने का तरीका है और ये क्या खाते हैं इसकी जानकारी, संस्कृति कह सकते हैं उनके त्योहार, रीति रिवाज क्या है, इन सब की अगर हमें जानकारी होगी तब हम उस जगह की लोक कथा या कहानी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है। अच्छा, राख की रस्सी जो कहानी आपने पढ़ी भाई, ये जो कहानी है बच्चों, ये कहां से संबंधित है? तिब्बत से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो तिब्बत जगह है, ये जगह है कहां पर, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो चलो फिर मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूं भाई तिब्बत कहां पर है। देखो बच्चों, ये दोनों जो मैप दिखा रहा हूं मैं आपको, ये दोनों क्या है? इंडिया का मैप है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड वाले को देखोगे, ये वाला जो मैप दिख रहा है आपको, ये क्या है? पॉलिटिकल मैप है। यानी इसमें आपको जितने भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी हमारी कंट्री में, उनकी बॉर्डर आपको आसानी से दिखाई दे जाएंगे इसके अंदर, और आप लोग अपने स्टेट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ, तो देखो ये दिल्ली की लोकेशन मैंने आपको दिखा दी भी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर आप राइट साइड की तरफ देखो बच्चों, ये फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में क्या होता है? बॉर्डर में दिखाई नहीं देते, बल्कि जो कोई रिवर वगैरह है उसकी जानकारी होती है, और रिवर के अलावा यहाँ पर कौन कौन से पहाड़ है, माउंटेन है, इसकी जानकारी हमें होती है इसके अंदर से। ठीक है, तो ये दोनों ही मैप काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो अब जानकारी ले लेते हैं भाई ये तिब्बत कहां पर है। तो जैसे आप ये लोग, हाँ, ये जो मैप देख रहे हो हमारी कंट्री का, ठीक है, सबसे ऊपर आपको मालूम है कि ये वाला जो पोर्शन है जम्मू कश्मीर है, हमारे देश का हिस्सा है, और इसके अलावा जो लद्दाख है, ये वाला हिस्सा है लद्दाख है। ठीक है, और इधर जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारे देश का हिस्सा है। अच्छा तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा आपको ये दिख रहा है, यानी ये नेपाल के ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है बच्चों, नेपाल के ऊपर, और जो ये लेह लद्दाख के ऊपर, और इधर अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश से ऊपर, यानी ये जो बड़ा सा हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये तिब्बत है। ठीक है, और ये जो तिब्बत है हिमालय के ऊपर यहाँ पे आगे की तरफ ये पूरा फैला हुआ हिस्सा है। आज के टाइम पर तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो ये जगह है जिसके बारे में हम लोग कहानी आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब लोकेशन पता लग गई आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि भी सर कहाँ की बात कर रहे हैं, और इसी एरिया में बहुत सारे पहाड़ है, पूरा हिमालय रीजन जो है पूरा इसी एरिया में फैला हुआ है। तो जिससे ये पता लग रहा होगा आपको कि ये जो एरिया है ये ऊंची जगह पर है, और यहाँ पे ठंड भी ज्यादा पड़ती होगी पहाड़ में बर्फ जमने की वजह से। ठीक है, तो भाई अब तिब्बत के बारे में तो अच्छे से पता लग चुका है आप लोगों को। अब पढ़ते हैं तिब्बत से संबंधित
है जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। अच्छा, अब तिब्बत जो है सबसे ऊंचाई की जगह पे स्थित है, इस वजह से ही इसे दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। और इस पठार जो ये हिस्सा है, इसे पठार इसलिए बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको जो पठार है उसके बारे में पता होना चाहिए। पठार आखिर होता क्या है भाई? जब तक हमें पठार के बारे में पता नहीं लगेगा, हम समझ नहीं पाएंगे भी ये पठार है क्या चीज। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा हो। ओ, इसका मतलब ये हुआ, पठार का मतलब ये हुआ, मान लो कोई माउंटेन है, इस तरह से पहाड़ है, और ये नीचे क्या है, जमीन है। तो ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, ये पठार है बच्चों। ऊपर तो पहाड़ हो गया और नीचे जमीन हो गया, तो इनके बीच का जो हिस्सा है इसको पठार बोला जाता है। ठीक है, तो भाई अब ये भी अगर हमें पता हो तो हमारे लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैगनी, गुलाबी, गेहुआ और हरे। यानी कि ये जो पहाड़ है, ये जो इस हिस्से की अगर बात करें, यहाँ अलग अलग तरह के पहाड़ हमें देखने को मिलते हैं। कुछ भूरे रंग के दिखते हैं, कुछ लाल रंग के हमें दिखते हैं, कुछ पीले रंग के हमें दिखते हैं, कुछ हमें बैगनी रंग के दिखते हैं, कुछ गुलाबी रंग के, कुछ गेहुआ और कुछ तो हमें हरे दिखते हैं, पेड़ पौधे ज्यादा होने की वजह से। यानी कि ये जो हिस्सा है भी बिल्कुल एकदम सुंदर दिखता होगा। और यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग रंगों के हमें पहाड़ पर्वत देखने को मिल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं, वैसे ही जैसे आप लोग कोई ड्राइंग वगैरह बनाते हो भी, कुछ भी, या क्या बोल चित्रकला वगैरह करते हो, तो उसमें अलग अलग जो रंग भर देते हो, लाल, पीला, नीला, हरा, जो भी आपको पसंद होता है भर देते हो। काफी रंगीन जो आपकी जो ड्राइंग होती है अभी, उसी तरह से ये जो हिस्सा है, ये जो पहाड़ है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ है। देखो ये जो हिस्सा है, ये इसकी अगर बात करें भाई इस हिस्से में, क्योंकि यहाँ पे बच्चों आप लोगों को मालूम ही चल गया कि भाई ये क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। और जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ खनिज वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। अब सोच रहे हो सर ये खनिज क्या होता है, पहले तो हमें ये बताइए। खनिज का मतलब होता है कि जितने भी धातु वाली चीजें होती है, मेटल वगैरह होती है, उस एरिया में पाई जाते हैं, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सारा जो चीजें, ये सारी चीजें इसके नीचे, जमीन के नीचे यहाँ पाई जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो बच्चों कि इस एरिया में खनिज बहुत ज्यादा है। और मिट्टी भी यहाँ तरह तरह की है, यानी कि मिट्टी भी अलग अलग रंग के हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज भी पाए जाते हैं और अलग अलग रंग की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंग में चमक उठते हैं। अब देखो, क्योंकि ये पहाड़ी हिस्सा है और यहाँ बर्फ वगैरह भी ढका रहता है, तो जब यहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमका देती है इस पूरे हिस्से को। और अलग अलग तिरछी रोशनी, कभी ज्यादा रोशनी, तेज रोशनी, कभी कम रोशनी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि भी ये जो चीजें हैं चमकने लग जाती है और देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। देखो ये रखो, ये जो पहाड़ है ना, इसकी बात की जा रही है, इस तरह की हिस्से की। और यहाँ पे भी रोशनी ज्यादा तेज हुई तो चमकती हुई दिखाई देती है, जब रोशनी कम होती है थोड़ा अलग तरीके से दिखाई देती है। यानी कि सूरज की रोशनी की वजह से भी ये जो हिस्सा है, ये जो एरिया है, यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके का अनुभव होता है, हमें अलग अलग तरीके ये देखने को मिलते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस जगह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। अच्छा, तिब्बत के बारे में आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे नमी कम है, यानी यहाँ बरसात वगैरह बहुत कम होती है और बर्फबारी भी कम होती है। भाई बर्फ जमी रहती है पर गिरती नहीं है, बारिश नहीं होती है, ये आप समझ सकते हो। शुष्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते और ऐसी जगह पे, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत ऊंचाई का क्षेत्र है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा नहीं होते, होते हैं पर थोड़े होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहां घने जंगल पाए जाते हैं। अच्छा, अब तिब्बत के बारे में आपको बताया जा रहा है, जो इसका जो पूर्वी भाग है, यानी जो ईस्ट साइड है इसका, वहां पर हमें बहुत सारे घने जंगल, यानी कि बहुत ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पूरे तिब्बत में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि कुछ कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से हिस्से, चलो मैप में आपको समझाता हूं। देखो, जब भी आप लोग मैप देखते हो बच्चों, मैप देखते हो इस तरह से, तो ये जैसे ऊपर वाला हिस्सा है इसे तो नॉर्थ बोला जाता है, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसे साउथ बोला जाता है।
ठीक है, और इधर जो राइट हैंड साइड पे होता है इसे ईस्ट बोला जाता है, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है इसे वेस्ट बोला जाता है। अब ये जो तिब्बत, ये पूरा हिस्सा यहाँ है, ठीक है, तो ईस्ट की तिब्बत की बात की जा रही है, पूर्वी तिब्बत की बात की जा रही है, यानी ये वाला हिस्सा, इस हिस्से की बात की जा रही है कि यहाँ पे तो भाई घने जंगल है, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और बाकी जगह होंगे पर थोड़े कम होंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई कहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती है। अच्छा, क्योंकि यहाँ जंगल है, पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पशु पक्षी यानी कि जानवर वगैरह, पक्षी वगैरह भी देखने को मिलते हैं, और वो पक्षी, वो जानवर देखने को मिलती हैं जो कि दुर्लभ हो गई हैं। दुर्लभ का मतलब है जिनकी संख्या कम हो गई है, देखने को कम पूरी दुनिया में अब वो नहीं, ना के बराबर है, बल्कि थोड़े से जो बचे हैं जानवर, उसकी बात की जा रही है कि वे जानवर, वे पक्षी इस हिस्से में यानी तिब्बत के पूर्वी हिस्से में पाए जाते हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली, तो कहीं काली है। अच्छा, अब तिब्बत के बारे में, यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी के रंग के बारे में आपको बताया जा रहा है कि यह लाल रंग की मिट्टी देखने को मिलती है, और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे पीले रंग की मिट्टी हो, और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि काली मिट्टी हो। यानी इस पूरे तिब्बत वाले क्षेत्र में भी अलग अलग तरीके के रंग हमें मिट्टी के देखने को मिलते हैं, जहाँ सूरज की रोशनी कहीं ज्यादा पड़ती होगी, कहीं कम पड़ती होगी, कहीं बर्फ ज्यादा ढके हुए होंगे बर्फ से, कहीं कम होंगे, कहीं पेड़ पौधे ज्यादा है तो कहीं कुछ है। तो इस वजह से इस पूरे हिस्से में जो मिट्टी का रंग है बच्चों, अलग अलग रंग में हमें देखने को मिलता है। रेड कलर का कह सकते हो, येलो कलर का कह सकते हो, ब्लैक कलर का, यानी कि ये अलग अलग तीनों रंगों के यहाँ पे देखने के मिलते हैं। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। अच्छा, झील क्या होता है कि पहाड़ के बीच में एक ऐसी जगह जहां पे पानी भरा हुआ हो, तो वहां बताया जा रहा है तिब्बत के बारे में कि यहाँ 1500 के आसपास यानी 1500 के आसपास यहाँ पे झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से, यानी इस हिस्से में जो हिमालय नदी है, जो है पहाड़ है, माफ करना, हिमालय जो पहाड़ है, और वहां से जो भी नदियां निकलती है भाई, जो भी पर बर्फ वगैरह जमे हुए, जो भी बर्फ वहां पिघलना स्टार्ट होती है, तो वहां से पानी क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, और ये यहाँ पे बहुत सारे झीलें बन जाती है। और कुल मिला के यहाँ बोला जाता है कि 1500 के आसपास यहाँ पे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी झीलें बनी हुई है। और हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं भाई, हमारे देश में जो गंगा नदी है वो भी हिमालय से निकलती है। ये देखो, ये जो ब्लू कलर में ना, जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर से, ये गंगा नदी है, जो कि इस तरह से भी फिर लास्ट में जाकर के ये वे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। निकलती कहाँ से? हिमालय से निकलती है। यमुना भी यहीं से निकलती है, हिमालय से ही, और ये कुछ इस तरह से जाकर के ये भी गंगा में मिल जाती है, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके अलावा भी जो हमारे देश में ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में आप देखने को मिलती है, ये नदी भी ये तिब्बत वाले हिस्से में हिमालय से निकलती है। पहले तिब्बत में घूमती रहती है नदी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, और उसके बाद भाई अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में आती है, और उसके बाद बांग्लादेश होकर के ये भी कह सकते हो कि वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी इसका भी रूट कुछ इस तरीके से बना हुआ है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ब्रह्मपुत्र रिवर यानी ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहा हूं। और गंगा की बात करें, वो इधर से आती है, यानी उल्टे तरीके से। लेकिन ये गंगा जो नदी है बच्चों, ये भी कहाँ मिल जाती है? ये भी बांग्लादेश में जाकर के फिर उसके बाद ये जो बंगाल की खाड़ी है, इस जगह पर ये सारा पानी पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कि इसका मैंने आपको रूट बता दिया कि भी ये सब नदी कहां से निकलती है। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। पहाड़ों की बर्फ पिघलने से ये सब बनी हुई है। इनमें मानसरोवर झील बहुत नाम है। अच्छा, इनमें जो मैंने बताया ना 1500 के आसपास झील है, तो मानसरोवर यात्रा होती है हमारे देश में, कैलाश यात्रा, मानसरोवर यात्रा। तो वो जो यात्रा होती है वो मानसरोवर झील के पास लोग पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ रहते थे, और यहाँ पे भाई बहुत पूजा जाता है हिंदू धर्म के अंदर इसे। तो ये जो झील है ये तिब्बत के अंदर ही है, जहाँ लोग जाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि मानसरोवर यात्रा हो रही है, लोग जा रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में यहीं पे मानसरोवर झील है, और यहाँ के लिए लोग, कुछ लोग लद्दाख होके जाते हैं, कुछ लोग इधर सिक्किम होकर के जाते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये जो मानसरोवर जो झील है, ये इसमें काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है, जिसके बारे में आपको इस कहानी में बताया जा रहा है।
यहाँ से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। देखो जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है बच्चों, इस नदी को हम लोग अपने देश में तो ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, लेकिन तिब्बत के लोग इसी नदी का दूसरे नाम से बोलते हैं, जिसका नाम है सांगपो। यानी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। और जब हमारे देश में ये नदी आ जाती है तो इसे क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। देखो जिसका रूट मैंने आपको कुछ इस तरह से बताया था, है ना, कि भाई ये जो यहाँ पे सांगपो नाम से जाना जाता है, और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, फिर आसाम में घुसती है, और उसके बाद बांग्लादेश, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी इस नदी के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये जो नदी है जिसे सांगपो बोला जाता है, ये भी इसी हिस्से से, इसी जगह से निकलती है। काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यानी तिब्बत के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो मौसम है या तापमान है, कैसा रहता है? ठंडा रहता है भाई, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और बर्फ से भी ढका रहता है, जिस वजह से ये जो हिस्सा है वो काफी ठंडा रहता है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो। यानी ये जो हिस्सा है, इस जगह के बारे में आपको बताया जा रहा है कि यहाँ जो सर्दी है बहुत ज़्यादा पड़ती है, और इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि भाई इसका सर्दी के हाल तो पूछो ही मत पूछो। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि किसी को फ्रिज में उठा करके डाल दिया है। जैसे फ्रिज में क्या होता है, सब कुछ ठंडा होता है, उसी तरह यहाँ का जो मौसम है बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। इतनी तेज ठंड होती है कि हवा भी यहाँ पे बहुत ठंडी चलती रहती है, इसलिए वहां के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। यानी कि ठंड से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? मोटे मोटे भारी भरकम कपड़े पहनते हैं ताकि बीमार ना हो सके और बचाव किया जा सके। यानी कि आप ये समझ सकते हो बच्चों कि लेह लद्दाख के ऊपर वाला जो हिस्सा है तिब्बत, यानी उस जगह में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और लोगों को भाई मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। भाई रजाई वजाई ये सब इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो ठंड लग जाएगी। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। यानी यहाँ के जो लोग हैं, तिब्बती लोग जो है, उनके जो घर बनाने की जो शैली है, तरीका है, वो बहुत ही कारीगरी वाला है, यानी कि बहुत ज़्यादा खास है। और यहाँ जो घर बनाए जाते हैं, बहुमंजिला घर बनाए जाते हैं, यानी कि एक घर के अंदर कई सारे फ्लोर बनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि भाई सूरज की रोशनी वगैरह आ जाए, ठीक है, और भी सबकी रहने की अच्छी सी व्यवस्था हो सके। खास तौर पे ठंड से बचने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं इस हिस्से में, ऐसा कहीं और नहीं किया जाता है। और ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ के जो लोग घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है कि पत्थर इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी इस्तेमाल करते हैं और सीमेंट इस्तेमाल करते हैं घर बनाने के लिए। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती है ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके, और घर के अंदर खिड़कियां भी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। खिड़कियां वगैरह इसलिए बनाई जाती है ताकि भी जो सूरज की रोशनी वगैरह ठीक से आ सके, घर के अंदर धूप पड़ सके, और जो ठंड पड़ रही है तो ठंड से बचाव हो सके। इसके लिए लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने घरों में बहुत सारी खिड़कियां बनाते हैं और घर को भी बहुत सारे फ्लोर बनाते हैं, बहुत सारी मंजिलें अपने घर में बनाते हैं, जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है। भी सामान क्या इस्तेमाल होता है ये भी आपको पता लग गया, घर किस तरह का होता है ये भी आपको पता लग गया। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती है ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अधिक, जो यहाँ के हिस्से, क्योंकि ये जो आप जानते हो बच्चों पत्थर वाला हिस्सा है, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो कि भी भूकंप आने की भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर झुकी होती हैं। भाई भूकंप से बचने के लिए भी तो घर उस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर भूकंप आ जाए तो कैसे बचा जाए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए दीवारों के बारे में बताया जा रहा है कि दीवारें जो होते हैं वो अंदर की तरफ बनाए जाते हैं ताकि भूकंप वगैरह से बचाव हो सके। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। अच्छा, ये जो हिस्सा है, ये जो पूरे हिस्सा है, ये पूरे हिस्से के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे शहर है, लेकिन जो सबसे बड़ा शहर या सबसे फेमस शहर के बारे में बताया जा रहा है वो कौन सा है? ल्हासा है। जिस तरह से हमारे देश में कई सारे शहर है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ठीक है, ये सारे हमारे देश के अंदर शहर है। देखो दिल्ली की लोकेशन की बात करो, यहाँ दिल्ली है, मुंबई कुछ यहाँ पर है, ठीक है, चेन्नई यहाँ पर है, कोलकाता यहाँ पे, तो हमारे देश में ये बड़े बड़े शहर हैं। उसी तरह से तिब्बत के अंदर जो शहर है वो कौन सा है? ल्हासा। तो उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे सबसे बड़ा शहर है
और ये जो शहर है काफी ऊंचाई पे है, जिसकी ऊंचाई आपको बताई जा रही है कि 3650 मीटर ऊंचाई पे स्थित है। यानी कि ये दुनिया में जैसे अलग अलग जगह जो होती है, जो ऊंचाई पे बने हुए नगर या शहर होते हैं, तो उनमें से एक है और इसकी ऊंचाई आपको बताई जा रही है कि 3650 मीटर हाइट पर ऊंचाई पर यह शहर स्थित है। और इतनी ऊंचाई के कारण, यानी लगभग 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचाई का शहर माना जाता है। यानी कि पूरी दुनिया की अगर बात करें कि कौन सा शहर कितनी ऊंचाई पे बसा हुआ है, तो ये जो शहर है सारी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंची जगह पे बसा हुआ शहर है। और इसकी ऊंचाई तो अब आपको पता लग ही गई है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बती का दिल माना जाता है। अच्छा, ये जो शहर है यहाँ पे भी खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है और खाने पीने के अलावा यहाँ पे कपड़े भी बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं। भाई यहाँ के लोग क्योंकि इन्हें ठंड लगती है तो ठंड से बचाव करने के लिए इन्हें मोटे मोटे गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो कपड़े वगैरह है कौन से शहर में ज्यादा अच्छे से मिलते हैं, तो ल्हासा एक शहर है, वहां पर ये कपड़े मिलते हैं। और यहाँ पे खाने पीने की चीज भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इस वजह से यहाँ के जो बाजार है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी फेमस है भाई। और ल्हासा जो शहर है इसको तिब्बतियों का दिल माना जाता है, यानी कि जो पूरे तिब्बत में जो सबसे अच्छा शहर ल्हासा होगा और इस वजह से लोग इसे तिब्बत का दिल भी मानते हैं। उसी तरह से जैसे हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश की जो राजधानी दिल्ली है, इसे दिल्ली को हमारे देश का दिल माना जाता है कि हमारे देश का दिल क्या है, दिल्ली है। उसी तरह से कि जो शहर है ल्हासा, इसे तिब्बत का दिल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, भाई हमारा दिल क्या है, तिब्बतियों का दिल क्या है, भाई ल्हासा है, ऐसा इस नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि जो ल्हासा शहर है दुनिया में सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ शहर है। तो बच्चों, ये थी कहानी। उम्मीद करता हूं भी आपको ये कहानी दुनिया की छत भी पसंद आई होगी, क्योंकि ये सबसे ऊंची जगह पे बसा हुआ शहर है, जगह है, और इस वजह से ही इसको क्या बोला जाता है, दुनिया की छत बोला जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी इस चैनल पर आपको बाकी और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी। क्लास वाइज प्लेलिस्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि सर हमें ये चीज पसंद नहीं आई, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे इंप्रूव कर सकूं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ के साथ बेल आइकन को हिट करना, प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।